So let's begin with general exceptions under IPC. General exceptions, very interesting topic. IPC में दो पूरी IPC इंटरेस्टिंग है, but this chapter 4 of IPC is very interesting. So let's begin with it. Section 76. अब 76 से हम शुरू करेंगे और ये सारे सेक्शंस हम बहुत जिस्ट में पढ़ने वाले हैं, सो प्लीज पे अटेंशन टू इट. अगर आपसे कोई भी टॉपिक, कोई भी लाइन, कुछ भी छूट जाता है तो यू कैन वॉच इट इन दी यूट्यूब. So let's begin. Section 76. Bound person. This talks about, you can open your Barak and read with me side by side. So this section 76 talks about act done by a person bound by law or by mistake of fact. By mistake of fact. We read this section with section 79. Person justified. This difference, you can notice it here. Justified. Here word bound is used and here justified is used. By mistake of fact. This is same. So अगर कोई भी पर्सन कोई ऐसा ऑफेंस करता है who is or by reason of a mistake of fact and not by reason of mistake of law. ये आपने अपने बेसिक्स में पढ़ा होगा कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट एंड इग्नोरेंस ऑफ लॉ, इनमें से कौन सा वाला एक्सक्यूजेबल है, कौन से वाला एक्सक्यूजेबल नहीं है. इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट एंड इग्नोरेंस ऑफ लॉ, दिस इज नॉट एक्सक्यूजेबल. Ignorance of law is not excusable. अगर आप किसी भी देश में जाते हैं and you are not aware of a particular law of that land, and आप वो मान लीजिए यहाँ पे अगर आप दो शादी कर रहे हैं, it is not an offense. For example, in India, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लेके चलें, इंडिया में दो शादी करना ऑफेंस नहीं है, लेकिन अगर आप वहीं इंग्लैंड में जा रहे हैं और इंग्लैंड में आपने जाके दो शादी कर ली और वहां पे दो शादी करना इज एन ऑफेंस, तो आप वहां जाके ये नहीं कह सकते कि मेरे देश में ये ऑफेंस नहीं है. बट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट द लॉ ऑफ दैट लैंड जहां पे आप हैं. अगर आप नहीं है, अगर आपको वो लॉ नहीं मालूम है, तो दैट लॉ, इग्नोरेंस ऑफ दैट लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल. आपको एक्सक्यूज नहीं मिलेगा इस चीज का कि आपको मालूम नहीं था. बट इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल. ठीक है, आपको कोई बात नहीं मालूम थी, दैट इज एक्सक्यूजेबल. So section 76 states that who by reason or a mistake of fact, जो mistake of fact के reason से, लेकिन mistake of law का reason नहीं था, और good faith, यहाँ पे good faith word भी add कीजिए आप, plus good faith. Person bound by mistake of fact and good faith, these three are the key terms of this section. Believes himself to be bound by law to do it. अगर हम इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, अगर एक सोल्जर जो है एक मॉब पे, एक पूरा बहुत बड़ा एक ग्रुप है, वहां पे अगर फायर कर देता है अपने सुपीरियर ऑफिसर की वजह से, उसके सुपीरियर ऑफिसर ने उसे कमांड दिया कि यू फायर ऑन दैट मॉब, और वो सोल्जर अपने सीनियर की ऑर्डर्स की कंफर्मिटी में वो फायर करता है, तो ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस. वहीं अगर हम सेक्शन 79 में देखें, तो सेक्शन 79 में हम क्या देखते हैं, ए सी जेड कमिट व्हाट अपीयर्स टू ए टू बी अ मर्डर. ए जेड को एक ऐसी एक्ट करते हुए देखता है जो ए को लगता है कि वो मर्डर है, तो ए अपनी जजमेंट के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से, गुड फेथ में वो जाके जेड को पकड़ लेता है और जेड को पुलिस के सामने लेकर जाता है. तो इसमें ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया है. ओके और अगर जेड वहीं पे, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस दो इट मे टर्न आउट दैट जेड वाज एक्टिंग इन सेल्फ डिफेंस. बाद में अगर ये पता चले कि जेड तो सेल्फ डिफेंस में एक्ट कर रहा था, तो उसमें ए का कोई दोष नहीं होगा. ए विल नॉट बी लायबल फॉर एनी सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट. सो दिस इज सेक्शन 76 एंड 79. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 77. सेक्शन 77 बहुत ही सिंपल है. हमारे देश में इतनी सारी जजमेंट्स आती हैं, उन जजमेंट्स में से कुछ परसेंट जजमेंट्स में हम डेथ पेनल्टी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट देखते हैं,
तो क्या अगर किसी जज ने किसी भी पर्सन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी दे दी और उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए उस पर्सन को हैंग कर दिया जाता है, उस पर्सन की डेथ पेनल्टी को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, देन इज दैट जज लाइबल फॉर पनिशमेंट, कि आपने तो उसकी जान ले ली? सो द आंसर इज नो. सेक्शन 77 कम्स इनटू द पिक्चर. ये जनरल एक्सेप्शंस का चैप्टर है जहां पे हम इन पर्टिकुलर एक्ट्स को ऑफेंस नहीं मान के चलेंगे. तो सेक्शन 77, एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली. सो इफ यू रीड दिस सेक्शन, गुड फेथ में अगर जज को लगता है कि यस, ही बीइंग द जज हैज बीन एम्पावर्ड और वो ऐसी पनिशमेंट दे सकता है, देन दैट जज इज नॉट लाइबल अंडर एनी लॉ. वेयर सेक्शन 78. अब 78 सेक्शन में हम क्या पढ़ते हैं कि जज ने जो ऑर्डर दिया डेथ पेनल्टी का, उसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? दी हैंगमैन. अब वो हैंगमैन जो है, अगर वो उस बंदे को लटका देता है, फांसी पे चढ़ा देता है, एंड तो अगर वो वहीं मर गया तो हैंगमैन की क्या लायबिलिटी होगी? हैंगमैन की कोई लायबिलिटी नहीं होगी, बिकॉज हैंगमैन इज प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 78, बिकॉज ही इज एक्टिंग एज पर द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट. So here section 77 and 78. Example you can take of hangman, and here judge acting judicially. अगर जज अपनी पावर्स के हिसाब से एक्ट कर रहा है, then that judge is not liable under any law. Now let's move ahead with section 80. Section 80, accident in doing a lawful act. अब हम अगर सेक्शन 80 की बात करें तो कुछ इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं. वो इंग्रेडिएंट्स आपको इसी सेक्शन में मिलेंगे. यू कैन अंडरलाइन इट, and I am writing these words here. Nothing is an offense which is done by accident or misfortune. This accident word, accident or misfortune, this is first essential, कि एक्सीडेंट होना चाहिए या मिसफॉर्चून होना चाहिए. दूसरा essential है विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन. क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होना चाहिए. knowledge of doing, knowledge in the doing of a lawful act in a lawful manner. Lawful act, lawful manner. So these all are essentials of section 80. अगर आप section 80 के exception में आना चाहते हैं, then these all essentials should be accomplished. अगर आपकी जो भी act है, उस act में वो accident था और आपका कोई criminal intention नहीं था, आप एक lawful act कर रहे थे और एक lawful manner में कर रहे थे. With lawful means, lawful means आपने अपनाए थे उस particular act को करने के लिए, and with proper care. अगर आपने ये सब किया एंड डिस्पाइट दिस फैक्ट कि आपने सब चीजें फॉलो की थी, कोई भी मिस हैपनिंग या किसी की डेथ या कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, देन यू आर प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 80 ऑफ आईपीसी, क्योंकि आपने ये सब चीजें फॉलो की थी. आप एक लॉफुल एक्ट कर रहे थे, लॉफुल मीन से कर रहे थे, लॉफुल मैनर में कर रहे थे, और आपने पूरा प्रॉपर केयर और कॉशन लिया था, आपका कोई क्रिमिनल इंटेंशन भी नहीं था, देन यू आर प्रोटेक्टेड अंडर दिस सेक्शन. नाउ सेक्शन 81. अगर आप इन सबकी इलस्ट्रेशंस पढ़ेंगे, सो दैट वुड मेक इट मोर क्लियर. A is at work with a hatchet. The head flies off and kills a man who is standing by. Here, if A was, there was no want of proper caution on the part of A. His act is excusable and not an offense. So you have understood this section 80. Now let's move ahead with section 81. Section 81 में एक लीगल मैक्सिम है. राइट इट डाउन. necessitas non habet legum. नेसेसिटी, अब इसका मतलब क्या है? नेसेसिटी नोज नो लॉ. नेसेसिटी नोज नो लॉ. अगर कोई बड़ा हार्म रोकने के लिए आप कोई छोटा हार्म कॉज कर देते हैं, देन you are protected under section 81. You fall under the general exceptions. Example के लिए, अगर there is an important landmark judgment here, you write this down as well. जोगेश्वर versus emperor.
दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस की ये लीगल मैक्सिम कौन से सेक्शन में कवर्ड है, एंड देयर आर सर्टेन अदर लीगल मैक्सिम्स व्हिच विल बी कवरिंग इन फर्दर सेशंस. तो ये वाले जो ऐसे टाइप के मैक्सिम्स होते हैं, दीज कम अंडर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बी इट क्लैट फॉर मास्टर्स और बी इट जुडिशरी, बी इट एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड टू लॉ. तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि नेसेसिटास नॉन हैबिट लीगम इज अ लीगल मैक्सिम, इज अ कॉन्सेप्ट कवर्ड अंडर सेक्शन 81 ऑफ आईपीसी. So, to avoid greater harm, lesser harm can be caused if it be done without any if it be done without any criminal intention. कोई criminal intention नहीं होना चाहिए. Okay, so let's move ahead with section 82. Section 82 and section 83. Section 82 deals with dolly in capex. This is a legal maxim again, and section 83 deals with dolly capex. Here it is in capex and here it is capex. What does this mean? It means incapable of understanding. Incapable of understanding. And this means capable of understanding. Okay. So 82 and 83 deals with the act done by a child. Now 82 में child की age is given under 7 years of age. 7 years से कम एज का होना चाहिए. नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 years of age. तो 7 साल से नीचे के बच्चे को हर एक्ट से एक्सेप्शन मिला हुआ है, बी इट एनी एक्ट. 7 years से अगर बिलो उसकी एज है तो वो कोई भी एक्ट कमिट कर दे, ही इज प्रोटेक्टेड एज पर दिस सेक्शन 82. एंड सेक्शन 83 टॉक्स अबाउट द एज above 7 to under 12. That child is above 7 years of age but he is under 12 and who has not attained sufficient maturity of understanding to judge the nature and consequences of his conduct. अभी उसे पता नहीं कि क्या गलत है क्या सही है, he cannot judge the nature and consequences जो भी वो एक्ट कर रहा है उसकी, then that child is also protected under section 83. Now section 84. 84 talks about the McNaughton's rule. So section 84 covers the McNaughton's rule, act of a person unsound mind. अब कोई भी ऐसा ऑफेंस नहीं होगा जो कोई भी पर्सन अगर ऐसे टाइम में कोई एक्ट कर रहा है, एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, जिस समय वो एक्ट कमिट कर रहा है उस टाइम पे, बाय रीजन ऑफ अनसाउंडेडनेस ऑफ माइंड, एट द टाइम ऑफ कमिटिंग एक्ट, एट द टाइम ऑफ कमिटिंग एक्ट, at that time he cannot understand the nature of the act or consequences. Nature or consequences. Okay, so that person is also protected under section 84. Now 85 and 86 talks about the intoxication. Section 85 and 86. Now 86 incorporates a legal maxim which is cui pecet ebrius not say ebrius. ये दोनों सेक्शंस इंटॉक्सिकेशन के बारे में बात करते हैं. इंटॉक्सिकेशन के बारे में क्या बात करते हैं कि व्हेन दैट पर्सन, जब कोई एक्ट कमिट कर रहा है एंड दैट पर्सन इज इंटॉक्सिकेटेड है, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ दीज सेक्शंस इन जनरल. सो इंटॉक्सिकेटेड है एंड इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट. उसे मालूम नहीं वो क्या कर रहा है बिकॉज ही इज इंटॉक्सिकेटेड. और
वो इंटॉक्सिकेशन उसकी विल के अगेंस्ट, मतलब उसकी इच्छा नहीं थी, उसको किसी ने जबरदस्ती या अननोइंगली उसने उसको किसी ने इंटॉक्सिकेट कर दिया, एंड दैट पर्टिकुलर इंटॉक्सिकेटेड पर्सन कमिट्स एन एनी एक्ट, जो एक्ट इन एक ऑफेंस है, देन दैट पर्सन इज प्रोटेक्टेड अंडर 85 एंड 86। नाउ इसका मतलब क्या है? लेट हिम sin when drunk, let him sin when drunk and be punished when sober. So there's this case, landmark case, Basdev versus State of Pepsu. What was held in this case? It was held that if a person is voluntarily intoxicated, then he doesn't act with knowledge that harm will be caused, तो वो liable होगा. अगर कोई भी पर्सन वॉलेंटरीली इंटॉक्सिकेट हुआ है, अपनी मर्जी से ही वॉज इंटॉक्सिकेटेड, और वो कोई भी एक्ट अपनी पूरी नॉलेज के साथ करता है, देन और उसको पता भी है कि हार्म विल बी कॉज्ड, देन दैट पर्सन विल बी लायबल, ओके, फॉर द एक्ट ही हैज कमिटेड. लेट्स मूव अहेड एंड कम टू सेक्शन 87. अब 87 क्या बात करता है? सेक्शन 87 टॉक्स अबाउट एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट. एक ऐसी एक्ट not intended or not known to be likely to cause death, not likely or not intended to cause death. And this act is done by consent. So nothing is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause to any person above 18 years of age. So this is another essential of this section, above 18 years of age. So this above 18 years of age, जिस पर्सन के साथ वो एक्ट करी जा रही है, दैट पर्सन इज अबव 18 years of age who has given consent. उस पर्सन ने अपनी कंसेंट दी थी, वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, टू सफर दैट हार्म. अब अगर इसका इलस्ट्रेशन पढ़ें, सो दैट वुड मेक इट मोर क्लियर कि ए एंड जी एग्रीज टू फेंस विद ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट, फॉर एंटरटेनमेंट, एंड दिस एग्रीमेंट इम्प्लाइज द कंसेंट ऑफ ईच टू सफर एनी हार्म. वो दोनों एग्री करते हैं कि इस अम्यूजमेंट, इस इवेंट के दौरान अगर हमें कोई भी हार्म होता है, सो वी एग्री, वी कंसेंट कि हमें कोई भी हार्म हुआ तो वी बोथ आर नॉट लायबल. सो इन द कोर्स ऑफ सच फेंसिंग, कोई भी अगर हार्म हो जाता है, एंड इफ ए वाइल प्लेइंग फेयरली, फेयरली अगर वो प्ले करते हुए ए जेड को हर्ट कर देता है, देन ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, बिकॉज उन दोनों की कंसेंट थी, दे बोथ वर अबव 18 years of age एंड दे बोथ न्यू, दोनों ने कंसेंट भी दिया था और दोनों को पता भी था कि इन केस एनी हार्म इज कॉज, तो व्हाट टाइप ऑफ हार्म कैन बी कॉज, डेथ हो सकती है या ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है. नाउ सेक्शन 88, act not intended to cause death. Act not intended to cause death, done by consent in good faith, done by consent in good faith for person's benefit. So this is an additional element added here which was not present in this section 87. यहाँ पे क्या है? person's benefit है, बाकी सब सेम है. डन बाय कंसेंट, ये भी डन बाय कंसेंट था सेक्शन 87. एक्ट कमिट हुआ था 87 में भी, 88 में भी, एंड 88 में इट वाज not intended to cause death. The same is written in section 87, not intended to cause death. So अगर ऐसी कोई एक्ट पर्सन के बेनिफिट के लिए की जाती है, देन दैट एक्ट इज नॉट काउंटेड एज एन ऑफेंस. यहाँ पे इलस्ट्रेशन में एक सर्जन का एग्जांपल दिया हुआ है कि एक सर्जन को मालूम है कि अगर हम एक ऑपरेशन करेंगे जेड का तो उसकी डेथ भी हो सकती है, बट जो कंप्लेंट जेड की है, जो पेनफुल कंप्लेंट है, अगर हम इसका ऑपरेशन नहीं करेंगे तो जरूर जेड की डेथ हो जाएगी.
तो वो डॉक्टर, वो सर्जन जो है जेड की डेथ कॉज नहीं करना चाह रहा एंड ही ऑपरेट्स, वो ऑपरेशन सक्सेसफुल अगर नहीं होता है, जेड की डेथ हो जाती है, देन ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, दैट सर्जन हैज कमिटेड नो ऑफेंस। नाउ सेक्शन 89। अब सेक्शन 89 के कुछ प्रोवाइजोस भी हैं इसमें। पहले हम इसका एक टेबल बना लेते हैं। एक्ट डन इन गुड फेथ, गुड फेथ है फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड, यहाँ पे पर्सन बेनिफिट था, फॉर ये बेनिफिट ऑफ चाइल्ड इज गिवन अंडर सेक्शन 89, फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और insane person by consent of guardian। so यहाँ पे गार्जियन की कंसेंट भी ली गई थी। ऑब्वियसली अगर कोई इंसेन है या कोई चाइल्ड है हु इज बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, तो उसकी कंसेंट को हम कंसेंट नहीं मानते। अगर उसके गार्जियन की कंसेंट है, सो देन वी टेक इट एज द कंसेंट और गिवन बाय द चाइल्ड। तो अगर इस सेक्शन में, सेक्शन 89 में हम एज की अगर बात करें, तो हियर एज इज मेंशन्ड एज अंडर 12 years। सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू एमसीक्यूज ऑफ एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, कि सेक्शन 89 में 12 years एज बोली गई है। यू माइट बी गिवन 18 years in option, 16 years फॉर गर्ल एंड 18 years फॉर बॉयज, ऐसे करके आपको ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, बट द करेक्ट आंसर इज 12 years। सो ऑफ अनसाउंड माइंड इंसेन की जैसे मैंने यहाँ बात करी, बाय कंसेंट आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड द गार्जियन और पर्सन हैविंग लॉफुल चार्ज, या तो गार्जियन या फिर कोई भी पर्सन जिसका जो लॉफुल चार्ज में हो उस पर्सन के। एंड यहाँ पे डेथ कॉज करने का कोई इंटेंशन नहीं है, कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है। एंड इफ एनी हार्म इज कॉज्ड, अगर किसी का 12 साल का कोई बच्चा है या 11 साल का कोई बच्चा है एंड दैट पर्टिकुलर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज, और कोई ऐसा ऑपरेशन करना पड़ रहा है जिसकी वजह से वो बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता, देन इन द कोर्स ऑफ दैट ऑपरेशन अगर दैट चाइल्ड डाइज, देन हिज गार्जियन एंड दैट सर्जन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, नॉट लायबल अंडर एनी ऑफ द ऑफेंसेस। You can read it in the illustration। अपने चाइल्ड के बेनिफिट के लिए विदाउट हिज चाइल्ड्स कंसेंट वो एक स्टोन रिमूव कराने जाते हैं सर्जन के पास, एंड इफ इट कॉजेज द चाइल्ड्स डेथ, देन नो वन इज लायबल। नाउ सेक्शन 90। अगर कोई ऐसी कंसेंट है विच इज नोन टू बी गिवन अंडर फियर, अगर कोई कंसेंट फियर में या मिसकंसेप्शन में दी जाती है, देन इट इज नॉट ए कंसेंट। अब कंसेंट ऑफ इंसेन पर्सन एंड कंसेंट ऑफ चाइल्ड भी सेक्शन 90 में लिखा हुआ है। If the consent is given by a person who from unsoundness of mind is unable to understand the nature and consequence of that to which he gives his consent, same consent of child के लिए लिखा हुआ है, unless the contrary appears from the context, if the consent is given by a person who is under 12 years of age। You will read both these lines, consent of insane person and consent of child, with the last phrase of this section 90, that consent was given in consequence of such fear or misconception। Now let's come to section 91। Section 91, though it is not important for any particular exam or competitive exam, any sort of exam, it is not asked। Now section 92, act done in good faith। Guys, this session might be extended for a while, around 5 to 10 minutes, so please cooperate। If this act is done in good faith for benefit of person without consent, benefit of person, अभी हमने बेनिफिट ऑफ पर्सन एक और सेक्शन में पढ़ा था, इफ यू गाइस रिमेम्बर। बेनिफिट ऑफ पर्सन के लिए कोई भी एक्ट गुड फेथ में करी जा रही है एंड विदाउट कंसेंट ऑफ दिस पर्सन जिसके बेनिफिट के लिए करी जा रही है, विदाउट कंसेंट, इट इज नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज टू अ पर्सन। अगर हम इसका इलस्ट्रेशन पढ़े तो इलस्ट्रेशन हमें इसको ज्यादा अच्छे से क्लियर करेगा।
Z is carried off by a tiger. A fires at the tiger knowing it to be likely that the shot may kill Z, but not intending to kill Z and in good faith intending Z's benefit. तो अगर Z कोई पर्सन है, उसको कोई टाइगर अगर ले जाता है, अटैक करता है उस पे, और ए टाइगर को शूट करने के लिए, मतलब अगर वो गन लेकर आता है एंड ही शूट्स द टाइगर, और उसको मालूम है कि वो गन जो बुलेट है वो जेड को भी हिट कर सकती है एंड इट मे कॉज जेड्स डेथ एज वेल, बट जेड के बेनिफिट के लिए वो पर्सन शूट करता है. ए शूट्स द टाइगर एंड ही नोज दैट जेड कैन बी killed in this instance. So if that particular bullet hits Z only and it kills Z, then A is not liable. Okay, so section 93. सेक्शन 93 का एक लैंडमार्क जजमेंट है, मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेड. Ma'am, so how much we are just going to cover, just general exceptions, or we will forward to private defense also? Guys, we will be covering private defense in another session. We will be covering till section 95 in this session. Okay, just general exceptions. Yes, till section Okay, okay, all 95. right, thank you. Private defense Okay, will be ma'am. covering in another section, another session. Okay. Okay, 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 ma'am. So three more sections to go. So section 93, this is landmark judgment, Mr. X versus Hospital Z. What was the what were the facts? The facts were this: Mr. X, he was found HIV positive, and his fiance, she got to know about this fact that this person is HIV positive, and she broke the marriage. उनकी शादी होने वाली थी, उसने शादी के लिए मना कर दिया, एंड मिस्टर एक्स sued the hospital Z कि आपने उसको क्यों बताया that I was HIV positive. So this was section 93 where communication was made in good faith. कोई ऐसी इलनेस नहीं थी कि क्योर हो जाती. अब HIV पॉजिटिव इज सच टाइप ऑफ डिजीज कि वो औरों को भी इन्फेक्ट कर सकती है. तो सो ऑब्वियसली अगर शादी होने वाली थी एंड दैट लेडी डिनाइड टू मैरी दिस पर्सन, सो हॉस्पिटल जेड इज नोवेयर लायबल. कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ. Section 94, act to which a person is compelled by threats. These are short notes. You can note them down. By threats. Except murder. कोई भी एक्ट आप कमिट कर सकते हैं, बट मर्डर नहीं होना चाहिए. आप ये नहीं कहेंगे कि मैं मुझे धमकाया गया था, मुझे धमकी दी गई थी, इसीलिए मैंने सो एंड सो पर्सन का मर्डर कर दिया. दैट विल नॉट बी टॉलरेटेड एंड विल नॉट बी covered under any exception. But any other act which you are committing by the reason of any of the threats, you are being compelled. So then you are protected under section 94. Explanation 2 पढ़ते हैं इसका. This is very interesting. किसी भी एक पर्सन को अगर एक गैंग ऑफ डेकॉइट्स जो है पकड़ के ले जाती है, और वो गैंग ऑफ डेकॉइट्स जो है उस पर्सन को फोर्स करती है डरा के धमका के कि हम तुझे अभी मार देंगे, ही विल किल यू राइट अवे. सो अगर वो पर्सन कोई भी ऐसी चीज करता है टू डू अ थिंग विच इज एन ऑफेंस बाय लॉ. एग्जाम्पल, Smith compelled to take his tools and to force the door of a house for the dacoits to enter and plunder. अगर कोई मान लीजिए वो जिस पर्सन को उठाया गया है वो पर्सन एक स्मिथ है, तो उसको उठा के ले जाते हैं वो गैंग ऑफ डेकॉइट्स, एंड अंडर इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ वो उसको बोलते हैं कि आप इसकी चाबी बनाइए और इस गेट को अभी खोलिए, नहीं तो हम आपकी अभी अभी आपको मार देंगे. सो इफ दैट पर्सन opens that door for those dacoits is entitled to the benefit of this exception. So that person, जिस person को उठाया गया था वो स्मिथ, वो इस exception के अंदर covered है. Also there is another ये legal maxim, actus ne in vitro, factus
est nisi actus। अब इसका मतलब क्या है? एन एक्ट डन बाय अ पर्सन अगेंस्ट his will, against his will, is not to be considered his act. So guys, the last section for today is section 95, act causing slight harm. Nothing is an offense by reason that it causes or that it is intended to cause या likely to cause any harm. अगर कोई ऐसा harm है which is so slight, इतना हल्का सा मतलब आपको harm पहुंचा है कि कोई भी ordinary sense का person, कोई भी ऑर्डिनरी सेंस का पर्सन या फिर कोई भी उस पर्सन को वो एक बड़ा हार्म लगेगा नहीं, मतलब उनके लिए बहुत छोटी सी बात होगी, तो आप छोटी सी बात के लिए कोर्ट में तो नहीं जाएंगे, पुलिस कंप्लेंट तो नहीं करेंगे। सो एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, अगर कोई पर्सन ऐसी स्लाइट हार्म वाली एक्ट कमिट करता है देन दैट पर्सन इज प्रोटेक्टेड अंडर दिस सेक्शन। हियर अनदर लीगल मैक्सिम कम्स, डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स। This particular maxim means law does not notice trifles. छोटे छोटे मैटर्स को लॉ कंसिडर नहीं करता है, नोटिस नहीं करता। So I hope you all have understood till now. I hope you all have understood. And if there is any doubt, any sort of doubt, you can leave it in the comment box once this video is uploaded on YouTube. We will be dealing with these doubts of yours tomorrow. अगर आपको कोई भी डाउट है तो हम वो डाउट आपके कल डील करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज डू अटेंड दीज लेक्चर्स। ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, भले ही आप 5th ईयर ऑफ एलएलबी में हो या 3rd ईयर ऑफ एलएलबी में हो या आपने सब्जेक्ट्स पढ़े ही ना हो, तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। आई होप यू लाइक Okay, इट। ma'am. थैंक यू। You can leave the session now. Thank you, ma'am.